वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। देखिए, आज डेट है 21 अक्टूबर, वीक का फर्स्ट डे है, तो हम डिस्कशन कर लेते हैं। आप में से किसी एक एस्पिरेंट ने ये पूछा था कि मैम जो इंडियन एक्सप्रेस है इसके अलावा अगर हम हिंदू का करें, अगर आप में से पर्सनली करना चाह रहे हो तो क्या सही है क्या? देखिए, गलत तो कुछ भी नहीं है ना। आपको जितना ज़्यादा कंटेक्स्ट पता चलेगा, कंटेक्स्ट यानी समझ रहे हैं कि जो न्यूज़ इशू में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कंटेक्स्ट है कि भैया यहाँ पे असम अकॉर्ड्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो सेक्शन 6A है उसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बोला है, तो दिस इज़ कंटेक्स्ट, यानी न्यूज़ में क्यों है ये मुद्दा, जबकि ये इशू तो आपका 1985 से चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट के लिए तो आप पढ़ सकते हो, फिर तो आप चाहे हिंदू क्या, इवन इससे भी और अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि लाइव मिंट में बहुत अच्छा आता है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी बहुत अच्छा आर्टिकल आता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, है ना। तो न्यूज़पेपर तो लिमिट नहीं है, लेकिन लिमिट पता क्या है, आपका टाइम जो है, आपका टाइम बहुत लिमिट है। आपको स्टैटिक बहुत पढ़ना होता है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आने वाला है प्रीलिम्स और मेंस में, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में आपको लगेगा वो करंट, लेकिन वो होगा आपका कोर स्टैटिक होगा, है ना। मेंस में क्या है आपका, नो डाउट ये जो कंटेक्स्ट है ये काम आएगा, ये कंटेक्स्ट ही आपका एज ए एग्जांपल में फॉर्म में काम आएगा। जैसे आपने कहा, जैसे ये हमारा कंटेक्स्ट था कि 6A को कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली जो है इसको वैलिड कर दिया, तो अब आप आंसर में अपना लिख सकते हो, जैसे GS1 में कल्चर डाइवर्सिटी में भी लिख सकते हो कि इंडिया जो है अपने कल्चरली डाइवर्स है, ठीक है, लेकिन इसने फिर भी जो है हर एक अलग अलग कम्युनिटी को अपना एक फ्रीडम दे रखा है। या फिर आप GS2 के अंडर पॉलिटी में भी लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली 6A को जो है वैलिडेट करा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, जबकि आपका पूरा ओवरऑल नेशन का सिटीजन का जो टाइम पीरियड है वो अलग है, असम का अलग है। दैट मीन्स इससे ये प्रूव होता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो करता है अपने हर रीजन की जो इंडिविजुअलिटी है। क्योंकि चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ये सीधा सीधा कर सकता था कि 6A जो है रेस्ट ऑफ इंडिया से, यानी हमारा, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वो सिटीजनशिप का जो डेट पीरियड है वो अलग रखता है, क्योंकि वो 1947 को मानता है अपना डेट, 1948 के आसपास मानता है, जुलाई 1948। देखिए, जुलाई 1948 है हमारा ओवरऑल इंडिया का, जैसे जब से पार्टीशन हुआ है उसके बाद से, अगर इससे पहले 1948 से पहले अगर इंडिया का कोई सिटीज़न है, इससे पहले अगर आप आ गए बाहर से कोई भी देश से, ठीक है, तो आप इंडिया के सिटीज़न कहलाओगे। इसके बाद आए तो नहीं कहलाओगे। लेकिन असम में इस चीज़ को डेट को एक्सटेंड करके 1977 भी करा है, ठीक है। तो यहाँ इससे पता चलता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड किया। दैट मीन्स हम रिस्पेक्ट करते हैं हर एक रीजन की अपनी इंडिविजुअलिटी हो सकती है, ठीक है। तो आप इसको, मेरा कहने का मतलब है कि कंटेक्स्ट को आप एज ए एग्जाम्पल में लिख सकते हो। तो न्यूज़पेपर जितना चाहे लिख लो, लेकिन आपके पास टाइम लिमिट है, तो आप इसलिए, जैसे एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, कोई भी एक न्यूज़पेपर आप कंटेस्ट कर लीजिए कि भैया मुझे ये न्यूज़पेपर तो फॉलो करना है एनी हाउ। और इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करने का एक रीज़न मैं सच बताऊं, ये बायस नहीं होता, बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि हिंदू में क्या है ना, पॉलिटिकली बायसनेस साफ दिखती है। अगर आपने पढ़ा होगा ना, आपने कंटिन्यूसली अगर 1 महीने भी फॉलो किया होगा तो आपको दिख जाएगा। लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेसेस की खासियत है, अगर गलत है ना, अच्छा सरकार ने गलत किया हो, तो वो सरकार को थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में वो उसको बताएगी कि शायद इसको गवर्नमेंट को इस तरीके से करना चाहिए था, है ना। जो चीज़ हमें चाहिए, हम ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, हम एक्टिविस्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। हमें एक्टिविस्ट नहीं बनना है, एक्टिविस्ट के लिए फिर हमें NGO ज्वाइन करना चाहिए। हमें जो है ब्यूरोक्रेट बनना है, हमें सरकार का साथ देना है। सरकार जो है हमारे लोगों के लिए, जो नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए जो काम कर रही है, उससे तक पहुंचाने का काम ही जो है ब्यूरोक्रेसी करने वाली है। तो आपका माइंडसेट नहीं ब्यूरोक्रेसी वाला ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ, लेकिन ऑल्दो आपको पता भी होना चाहिए कि प्लस और माइनस किस किस में क्या क्या है। तो आप इन शॉर्ट आप न्यूज़ फॉलो कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपको लग रहा है हिंदू का आपको कहीं ना कहीं गैप ऐसा लग रहा है कि मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं मिस आउट ना हो जाऊं, तो आप एक काम कर सकते हो। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम, कभी खाना खाते टाइम या फिर कभी घूमते टहलते, दिन में टहलते तो होगे ना, सुबह या फिर शाम का टाइम, कोई तो रूटीन होगा, तब सुन लो, है ना। जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो कि हाँ भैया मेरे पास आधा घंटा है, मैक्सिमम आधे घंटे 30-35 मिनट में हर किसी का डिस्कशन हो जाता है, तो उस टाइम सुन लो। लेकिन नोट्स मत बनाओ किसी भी न्यूज़पेपर का, इवन इसका भी। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि डेटा जो होता है ना, उसको कहीं ना कहीं नोट कर लो, ठीक है। या जब रिवाइज़ करो वापस,
आई डोंट नो आप में से कितने लोग रिवाइज़ करते हो नहीं करते हो, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस समय जो मेन आर्टिकल या जो चीज़ मेन नोट्स होता है कि भैया ये डेटा यहाँ पे काफ़ी अच्छा दे रखा है, जो चीज़ मुझे कहीं और नहीं मिलेगी, तो उसको लिख लेना ज़्यादा समझदारी है, ठीक है। और आप अपना ज़्यादा प्रीशियस टाइम ना अपने स्टैटिक पे दीजिए, चाहे वो मेंस के लिए हो चाहे वो प्री के लिए हो। स्टैटिक ही एट द एंड आपकी नैया पार करवाएगा इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलते हैं, बहुत हो गया टाइम। देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल असम अकॉर्ड का ऑलरेडी ये 19 में भी था, ठीक है। हमने न्यूज़पेपर कवर नहीं किया था, तो आज मैंने कहा इसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। असम अकॉर्ड के बारे में राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसे कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड बताया है, क्यों क्या है इसके बारे में है। इसके अलावा एक आर्टिकल जो है यहाँ पे क्राइसिस के बारे में है, वाटर आने वाले टाइम पे वाटर का क्राइसिस दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है ग्लोबली, उसके ऊपर एक आर्टिकल है। यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, यानी DPI बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ग्लोबली यहाँ पे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल, इसको किस तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए और इंडिया ने कितना बेहतरीन अपना काम इसमें आगे पहले से ही कर रखा है, इसके बारे में एक आर्टिकल है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे एक आर्टिकल है कि आने वाले टाइम पे देखिए हमें जो है ना कोल की जो इंडस्ट्री है यहाँ से शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा, कितने एम्प्लॉयमेंट को आपको हटाना होगा, उस पर एक ओवरऑल आर्टिकल है। इसके अलावा यहाँ पे कमबैक ऑफ कृषि भारत, यहाँ पे एक्चुअली राइटर ना पिछले 3-4 साल से पहले का डेटा दे रहे हैं, 2016 से 22 तक का कंपेयर कर रहे हैं कि अब ऐसा हो रहा है कि जो लेबर फोर्स 2018 में कम हो गई थी एग्रीकल्चर पे, अब वो अचानक से धीरे धीरे बढ़ रही है। स्पेसिफिकली पोस्ट पेंडेमिक के बाद क्या हो रहा है, लोग एग्रीकल्चर की तरफ से शिफ्ट ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो हमारा 1.3 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो शिफ्ट होकर 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हुआ है, उसका मेन रीज़न कहीं एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में आने का तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आर्टिकल है, देख लेते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो सबसे पहले असम अकॉर्ड का ले लेते हैं। देखिए एक्चुअली मुद्दा क्या है, मैं सबसे पहले आपको बेसिक स्टोरी की तरह बताती हूँ। देखिए हमारे जो इंडिया का पार्टिसिपेशन हुआ था 1947 में हो गया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो डेट डिसाइड हुई थी वो ये थी कि जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भी इंडिया का सिटीज़न इससे पहले डेट पे अगर इंडिया के अंदर मौजूद थे तो आप इंडिया के सिटीज़न कहलाओगे। इसके अलावा इंडिया की जो सिटीज़नशिप है वो 4 तरह से दी जाती है। एक तो सिटीज़नशिप बॉर्न बाय बर्थ के अकॉर्डिंग, एक डिसेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग होती है और एक और होता है, मैं आई गेट फॉरगेट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तरीके से दी जाती है। इसको कहाँ पढ़ना मैं बता रही हूँ आपको। आप लक्ष्मीकांत में सिटीजनशिप का जो चैप्टर है ना उसमें आपको ये बहुत क्लियरली बहुत छोटे छोटे माइन्यूट डेटा से दे रखा है कि एज आप अगर बॉर्न हुए तो आपको क्या है, आपकी जो वंश धारा है उसके अकॉर्डिंग अगर है जनरेशन की जनरेशन तो उसमें कौन सा डेट माना जाता है, या फिर अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हो बाहर से आके इंडिया में तो उसकी डेट लाइन कौन कौन सी है, तो वो आपको एक बार रिवाइज कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, ओवरऑल इंडिया का माना गया है जुलाई 1948, ठीक है। तो भाई असम भी इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया का असम में भी यही डेट होना चाहिए, लेकिन नहीं, असम टाइम पीरियड है ना, एक तो ऑलरेडी जो है 1966 माना गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। इसमें एक अलग टाइम पीरियड है, इसके अंदर में सेक्शन 5 है, सेक्शन 5A है, जो कि 1966 को एक टाइमलाइन मानता कि भैया अगर 1966 से पहले अगर आप असम के अंडर में थे या आए तो आप असम के सिटीजनशिप कहलाओगे, ठीक है। लेकिन इसको चेंज करके 1985 में क्या हुआ, जब राजीव गांधी की सरकार थी ना 1985 में, इन्होंने ये डेट शिफ्ट करके क्या करा, इन्होंने डेट शिफ्ट कर दिया 1966 से 1971 तक का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया। और आपको पता है 1971 तक का टाइम पीरियड वो था जब बांग्लादेश बना था आपका, ठीक है। और बांग्लादेश से बहुत सारे माइग्रेट लोग जो हैं इंडिया की तरफ, स्पेसिफिकली जो असम का लोकेशन है सदर्न असम, वहाँ पे एंटर हुए थे। तो ये टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया 1985 के आसपास, 1966 से 1971, ठीक है। असम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इसी चीज़ के लिए यहाँ पे 6A सेक्शन को ऐड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1985-87 के आसपास पिटीशन फाइल करी गई थी कि भैया ये वॉयलेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्यों, क्योंकि इंडिया के लिए तो भैया आपका जुलाई 1948 है, ठीक है, और असम के लिए आपने 1971 तक कर दिया। तो असम कोई भारत का अलग थोड़ी है, असम भारत से अलग थोड़ी, आपने कैसे किया, तो ये क्वेश्चन बना रहा, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट में ना 4 जज थे, ठीक है, आई थिंक 5 जज थे, उसमें से 4 ने फेवर में दिया, एक ने सपोर्ट नहीं किया है इसका।
जो हमारे चंद्रचूड़ है मिस्टर CGI, उन्होंने भी सपोर्ट में बोला है कि जो 6A है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। अब इसको अगेंस्ट करने का रीज़न पता क्या था कि ये भैया 6A सीधा सीधा आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है कि रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए तो अलग कानून है सिटीजनशिप लेने के लिए, असम के लिए अलग है, तो ये इक्वालिटी कहाँ से रहा। ठीक है, तो इसका अगेंस्ट एक्चुअली असम के कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs होते हैं ना, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, अब ओवरऑल जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बोल दिया कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये गलत नहीं है। ठीक है, तो अब इससे ये हुआ कि भैया आपका जो असम होगा, ठीक है, असम है, असम का सेक्शन 6A के अंडर में अब जो टाइम पीरियड है इनका 1971 तक है, यानी 1971 तक जो भी लोग असम से आए, असम के अंदर आए, कहीं से भी आए, ठीक है, वो चाहे बांग्लादेश हो चाहे कहीं, तो उन्हें सिटीजनशिप मिलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन थी, इन्होंने इसमें बोला गवर्नमेंट ने आने वाले 10 साल तक 1981 तक इन्हें कोई वोटिंग पावर नहीं दी जाएगी। ठीक है, वो वोट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 10 साल बाद ही इन्हें वोटिंग पावर दी जाएगी। ठीक है, तो आप ये भी पूछ सकते हो कि अब ये काम किसने किया। ये काम स्टेट ने किया नहीं है, ये काम सेंटर ने किया है, और सेंटर के पास कॉन्स्टिट्यूशनली ये पावर है अंडर आर्टिकल 11 के तहत। ठीक है, कि सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई भी लॉज बनाना हो तो पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, और सेंटर में अगर मेजॉरिटी है तो फिर गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जो है चेंजेस कर सकती है, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये हुआ असम अकॉर्ड का जो मुद्दा है। अब इसी में ये पूरा जो है बताया गया कि असम का जो डेट है वो 1950 से 1966 कर दिया, फिर 1960 से 71 कर दिया। ठीक है, फिर इसको बढ़ा के जो है इन्होंने बोला कि अगर 1971 मार्च के बाद से अगर कोई आता है तो वो इलीगल होगा। तो ये पूरी स्टोरी है जो मैंने आपको बताई, और अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है वो है। ठीक है, तो इसलिए लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये डायरेक्टली नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा सिटीजनशिप जो है हमारे इंडिया में कैसा है। ठीक है, 6A क्या है, बेसिकली स्पेसिफिकली सिटीज़न कितने टाइप्स में दिया जाता है ना। और 6A जो है, जो आपका भी असम अकॉर्ड में जो ये चीज़ें ऐड करी हैं, 6A को जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड दिया है, वो इंडिया की सिटीजनशिप को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है या किस तरीके से बाइफरकेट करती है, एलैबोरेट कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और आपको अपना जो बेसिक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ लक्ष्मीकांत का जो सिटीजनशिप वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा हैं, बहुत माइन्यूट है, थोड़ा टाइम लगेगा, आप प्लस इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आर्टिकल एक्चुअली अभी क्या हुआ है 2022 में भी ना, एक्चुअली अभी रिसेंटली ग्लोबल कमीशन ऑन एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है ना, यहाँ पे बताया गया कि वर्ल्ड वाइड में किस तरीके से हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब्ड है, और जिसकी वजह से आपका जो वाटर क्राइसिस है बहुत बड़ा, बहुत सीवियरली फेस करने वाली चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली कमीशन ने, जो ग्लोबल कमीशन है ना, इसने लास्ट वीक रिपोर्ट पब्लिश करी है अपनी। ठीक है, और ये एक्चुअली नीदरलैंड में भी सेटअप किया गया था 2022 में। इन्होंने क्या बोला है, इस कमीशन ने, जो ग्लोबल कमीशन है, इन्होंने बोला है कि मोर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स फूड प्रोडक्शन कुड बी इम्पेरिल्ड इफ़ कंट्रीज डू नॉट फाइंड बेटर वेज टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, अगर आप सही तरीके से, अगर आप अपना एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, खाने पीने का भी कर रहे हो, अगर आपने इसको मैनेज नहीं किया ना, तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड फेस करेगा अपने फूड प्रोडक्शन के लिए पानी की कमी से। तो ये क्राइसिस जो है आपका 2050 तक आपके पूरी कंट्री की GDP जो है ओवरऑल 8% तक जो है ख़राब कर सकती है, और स्पेसिफिकली ये जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ 15% तक लॉस हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे पैनल ने ये भी बताया, ग्लोबल कमीशन के पैनल ने, कि भैया जो फ्रेश वाटर की जो डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी सप्लाई बाय द 40% ऑफ द एंड ऑफ द डिकेड। ठीक है, यानी सप्लाई कम और डिमांड ओवर एक्सट्रीम हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा 3rd वर्ल्ड वॉर जो है ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस पे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनफैक्ट इस रिपोर्ट ने ये भी चीज़ हाईलाइट करी है कि जैसे आए दिन, हर दिन जो है मोर देन 1000 बच्चे ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली पुअर इकोनॉमिक की वजह से जो है जिनकी डेथ होती है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो लैक ऑफ एक्सेस सेफ वाटर, यानी हाइजीन की तरफ से पानी ना मिलने की वजह से भी 1000 से ज़्यादा बच्चों की यहाँ पे डेथ होती है। तो इस चीज़ को इन्होंने बोला कि आने वाले टाइम पे ये ग्लोबली बहुत फ्रिक्वेंटली संख्या बढ़ेगी इसका। तो भैया यहाँ पे इन्होंने
एक अवेयरनेस जगाई है। इन्होंने बोला है कि कंट्रीज़ को स्पेसिफिकली वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो पॉलिटिकल विल है, उन्हें यहाँ पे काम करना चाहिए। जिस तरीके से इंडस्ट्री वाटर को पोल्यूट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि 80% से ज़्यादा वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्री के द्वारा वर्ल्ड वाइड जनरेट किया जाता है ना, उसे रिसाइकिल तक नहीं किया जाता। सोचिए आप, इंडस्ट्री से निकले हुए जो ड्रेनेज वाला जो वाटर है ना, वो सीधा या तो ओशन में जाके मिलता है या रिवर्स में जाके मिलता है, वो वापस से अंडरग्राउंड में डिस्चार्ज होके वापस एज ए पीने के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे रिसाइकल्ड ही नहीं हुआ ये वाटर, है ना। यहाँ पे इवन यहाँ पे अभी रिसेंटली अगर आप यूएन ने भी ये बात बोली थी कि कॉन्फ्रेंस में, अभी जैसे इवन यहाँ पे राइटी ये भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि पिछले 50 साल के अगर आप बात कर लोगे यूएन के ओरिजिन के बाद से भी उसने सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कॉन्फ्रेंस किया है वाटर पे। दैट मीन्स यूएन इतनी बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने भी इस चीज़ पर एम्फसाइज जो है काफ़ी कम किया है, जो कि बहुत दुख की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कमीशन ने काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर हाईलाइट किया है कि किस तरीके से इंटर वाटर डिस्प्यूट के बढ़ते हुए यहाँ पर जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो, या इंडिया नेपाल के बीच में हो, या इंडिया बांग्लादेश के बीच में हो, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे एफर्ट उठाने की ज़रूरत है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप नीति आयोग की बात करोगे तो 2018 में नीति आयोग ने अपने ग्राउंड वाटर के केस में भी बताया था कि यहाँ पे वाटर का जो डेफिसिट है वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली होने वाला है। और सेम चीज़ यहाँ पे द ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक ऑफ वाटर रिपोर्ट ने भी ये चीज़ बताई है कि इस चीज़ को सीरियस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्लोबली, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था और नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिजिटल वे फॉरवर्ड है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी ना कुछ टाइम पहले सितंबर में यानी लास्ट मंथ यूएन की सबमिट हुई थी अडॉप्टेशन ऑफ द ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के बारे में, ठीक है, जिसमें कम से कम 193 यूएन के मेंबर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ऑब्वियसली इंडिया भी था, लेकिन यहाँ पे मेन फोकस था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, जिसको DPI बोलते हैं। तो और अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए इंडिया की, तो देखिए इंडिया ने G20 की जब प्रेसिडेंसी ली थी ना लास्ट ईयर, तभी उसने अपना अच्छा खासा पूरे ग्लोबल साउथ में ये चीज़ दिखाया कि वो इंडिविजुअल एक कंट्री जो है अपने आप को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में तो वर्ल्ड वाइड जो है यहाँ पे ये शो कर पाया कि उसने किस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को काफ़ी अच्छे से बढ़ाया है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल बताया गया G20 में भी कि जो आधार है, जैसे इसने बताया कि वर्ल्ड के अगर लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम देखोगे तो आधार कार्ड है, जिसमें इंडिया ने अभी तक अपना 14.96 बिलियन अभी लास्ट मंथ तक अपडेटेड जो है यहाँ पे लोगों के डेटाज अपने पास रखे हैं, जो कि ग्लोबल का बहुत बड़ा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। और इवन उसके बाद जो है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने भी आइडेंटिटी फॉर डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट किया है नियरली 60 कंट्रीज़ के साथ मिलकर कि आने वाले पे वो G2PXP यानी डिजिटलाइज गवर्नमेंट टू प्रोविजन पेमेंट पे काम करेंगे नियरली 35 कंट्रीज़ के साथ। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक का ID4D है, आइडेंटिटी फॉर डेवलपमेंट, नियरली 60 कंट्रीज़ में एक सपोर्टिव है। ऐसे ही G2PX डिजिटलाइजिंग गवर्नमेंट टू पर्सन पेमेंट, ये 35 कंट्रीज़ में है, ठीक है। ऑल्दो इंडिया भी इस चीज़ पे और काम कर रहा है ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है, 11 कंट्रीज़ के साथ। तो यहाँ पे ओवरऑल वर्ल्ड भी जो है यहाँ पे डिजिटल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर्स है इस पर काम कर रही है, जिस पे ऑलरेडी इंडिया बहुत आगे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे और फोकस किया जा रहा है इसको और रिमेन एक्सेसिबल, इंक्लूसिव और इफेक्टिव बनाया जा सके, इसके लिए एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे यहाँ पे जो मेन DPI है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करी है। जैसे यहाँ पे इंडिया में अगर आप बात करोगे कि इसकी वजह से डिजिटली लोगों को जुड़ने की वजह से क्या हुआ है कि 2008 में जहाँ 25% लोगों के पास ही बैंक अकाउंट थे, वो आज बढ़ के 80% के आसपास हो गए हैं। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन अकाउंट्स में 56% बढ़ गया है। दैट मीन्स यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है नियरली 50% बढ़ा है इंडिया का GDP में 2022-23 के वजह से, 23-22-23 में। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ डिजिटली जो है चीज़ों को अपडेट करने की वजह से। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि माइक्रो लेवल पे भी कि क्या ये सिटीज़न के जो लाइवलीहुड, इनकम है, फिजिकल वेलबींग है, सोशल एजेंसी है, इसको क्या ये इम्पैक्ट करता है, और करता भी है तो कितने लेवल तक करता है। इसमें बाकी जो है प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट बोथ जो है इस टेक्नोलॉजी से कितना फ़ायदा पहुँचता है उनको, ये लोगों को पहुँचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन एक बहुत बड़ा एक हर्डल है, यहाँ पे राइटर बता रहे हैं बिगेस्ट हर्डल ये है कि यहाँ का डेटा अवेलेबल होना। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए आधार कार्ड है, ठीक है, अब आपके पास
ये तो पूरा है कि आपके सारे जो लोग हैं आधार कार्ड का यूज़ करते हैं, आधार कार्ड आपके बैंकिंग में लिंक है, आपके सिम कार्ड में लिंक है, आपके और भी डॉक्यूमेंट्स में लिंक हो सकता है। लेकिन उसका डेटा कि भैया अब इसने बैंक कार्ड से कितना डेटा किस चीज़ में यूज़ किया हो, है ना, इस सिम कार्ड में कितने कितने सिम कार्ड्स इस पर्टिकुलर आधार से लिया गया है, कौन कौन से फ़ोन, तो इन चीज़ को जो एक रॉ डेटा है ना वो अवेलेबल कराना अभी इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन चलता है तो आपको जैसे कॉल डिटेल्स निकलवानी होती है, सीडीआर निकलवाना होता है, तो पता है बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसा नहीं है कि आपने अभी पुलिस को बोला, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो किसी भी कंपनी को अगर वो बोल रही है तो तुरंत की तुरंत अभी आधे घंटे में सीडीआर नहीं, इसका बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि आपके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है कि आपको अगर आधार कार्ड से निकलवाना है या बैंक अकाउंट डिटेल्स निकलवानी है या फिर आपको कोई भी ऐसा डिजिटल इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो ईजिली एक्सेसिबल नहीं है। तो यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें कि ये डिजिटली जो है ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका इनकम है, उनके एजुकेशंस को वो किस तरीके से शेप करती है, और इवन इसने रूरल वुमेन्स जो है उनको सपोर्ट किया है इस डिजिटल ने, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर राइटर बताते हुए दे रहे हैं कि नो डाउट पहले के कंपैरेटिवली अगर आप बात करोगे तो जैसे यहाँ पे भी डेटा दिए रखा था कि जहाँ 2008 में लोगों के पास सिर्फ 25% लोगों के पास अकाउंट बैंक्स थे, उसके बाद ये 80% हो गया और 56 वुमेन का पार्टिसिपेशन है, तो नो डाउट इसमें तो देखिए ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले कर रहा है। लेकिन अगर आप बात करोगे डीपीआई का तो मेन पर्पस है डिज़ाइन, डेटा और डायलॉग होना चाहिए। दैट मीन्स डिज़ाइन के साथ साथ आपके पास डेटा की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप उसकी जो प्रिवेसी है उसको भी मेंटेन सको, उसको स्क्रूटिनी कर सको उसका, है ना, तो यहाँ पे जो लूप होल है उसको भी एड्रेस कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे सिटीजन्स के बीच में जो ट्रस्ट है उसे बिल्ड करने के लिए भी आपके पास डेटा कलेक्शन होना चाहिए, वो भी हाईली क्वालिटी असेसमेंट पॉसिबल्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये चीज़ है और यहाँ पे इस चीज़ के लिए आपके जो एजेंसी है, पॉलिसी मेकर है, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, इन सब को यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, काम करना होगा। तो इस तरीके से आपको जो डिजिटली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डाल सकती है कंट्री के ग्रोथ में ये, ठीक है। तो ओवरऑल आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। देखिए यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अगर आपको, ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया को 1 ट्रिलियन या फिर 84 लाख करोड़ चाहिए नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए, अगर आपको अपने क्लाइमेट चेंज रिसर्च के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपको ट्रांजिशन करना है, कोल के सेक्टर से किसी और सेक्टर में शिफ्ट करना है, इंडिया को 84 लाख करोड़ चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया एक तो कोल प्लांट बहुत ह्यूज नंबर पे है, सोशो इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, काफ़ी ह्यूज नंबर में लोग यहाँ पे रोज़गार पे डिपेंडेंट है, मेन से मेल हो फीमेल हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका जो एनर्जी ट्रांजैक्शन है ना वो जस्ट एक चुटकी में हो जाएगा कि आपने चुटकी करी और तुरंत आपने कोल से जो है अपने आप को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट कर दिया, ये रिन्यूएबल एनर्जी में कर दिया, नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत बड़ा, क्योंकि इंडिया जो है अभी करंटली अगर आप देखोगे तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है ग्लोबली। ऑल्दो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो बात अलग है इंडिया की, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इसको एकदम से शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके ऊपर अभी पीआईबी के डेटा के अकॉर्डिंग कम से कम 3 लाख से ज़्यादा, 3.5 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल इसमें काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर है, थर्मल पावर प्लांट इस पर डिपेंडेंट है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक इस पर डिपेंडेंट है। तो आपको यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए, और जो हमारे इंडिया का आगे ग्रोथ है नेट जीरो एमिशन टारगेट करने का, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हमें कम से कम 2070 तक का टाइम पीरियड लगेगा। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल ये बोल रहा है कि आपको 1 ट्रिलियन के आसपास पैसा चाहिए होगा, यानी नियरली आपको 84 लाख करोड़ चाहिए होंगे आपको शिफ्ट होने के लिए, ठीक है। अगर आप बात करोगे मेनली डिपेंडेंट ऑन हेवी डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, तो यहाँ पे बहुत बड़ा, अगर आप अफ्रीका, जर्मनी, पोलैंड की स्टडी में देखोगे तो इंडिया काफ़ी बड़े लेवल पे जो है यहाँ पे लोगों को रोजगार देता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट करने के लिए आपके पास लेबर्स की स्किलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न्यू बिजनेस को सेटअप करना ज़रूरी है कि भाई अगर आप एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जा रहे हो तो यहाँ इस एरिया को पहले से तैयार करो ना, कि जो यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ शिफ्ट होके। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे बार बार बताया गया है और एनर्जी कॉस्ट की यहाँ पे बताई गई है। और इवन यहाँ से जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें डेटा बताया है कि जैसे अगर आप साउथ अफ्रीका के अगर आप बात कर लोगे तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर जैसे यूएस, जर्मनी, यूरोप में भी बात करी है कि अगर साउथ अफ्रीका को भी आने वाले 20 साल में चेंज होना होगा ना, तो वहाँ पर कम से कम उसे 8.5 बिलियन रुपये
सपोर्ट की ज़रूरत है, वो चाहे सपोर्ट लोन में दो, ग्रांट में दो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दो, ठीक है। और जर्मनी ने इवन यहाँ पे लॉबी बनाया कि कोल पावर 2038 तक के लिए वो सेंक्शंस जो है अपने हटाने के लिए इवन वो 55 बिलियन का यूज़ करेगा, ताकि वो अपने कोल डेवलप रीजन्स को किसी और चीज़ में शिफ्ट कर सके। अगर हम इंडिया की यहाँ पे बात करेंगे तो मेजरली कोरबा इन छत्तीसगढ़, बोकारो, रामगढ़ इन झारखंड और अंगोल इन उड़ीसा, ये मेजर रीजन है जहाँ पे पूरी पूरी इंडस्ट्री, पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट सिर्फ और सिर्फ कोल पे है। लाखों लोग यहाँ पे, कम से कम 3 से 4 लाख लोग यहाँ पे डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे यही बात है कि अराउंड 1.5 लाख के आसपास वर्कर्स जो हैं स्पेसिफिकली डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं कोल से, कोल प्लांट से, और बचे हुए जो है स्टील और सीमेंट से, क्योंकि स्टील और सीमेंट की जो इंडस्ट्री होती है वो कोल से ही चलती है, ठीक है। और इसके अलावा 1.5 लाख वो लोग हैं जो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, जैसे ट्रांसपोर्ट से, लॉजिस्टिक कॉस्ट से, या फिर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो कोल से चलता है उन पे 1.5 लाख के आसपास लोगों को रोजगार देता है। तो ये इतना ईजी नहीं है कि आप 2040 तक अगर आप बोलो कि एक अभी आपको पूरा इसको खाली करना है, शिफ्ट करना है, तो नियरली तब भी अगर आपको 2040 तक भी चाहिए तो 1.1 लाख करोड़ ओवर नेक्स्ट 3 डिकेड्स तक रिहैबिलिटेट करना होगा वर्कर्स के लिए, तब जाके आप कुछ पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे शिफ्ट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि कम बैक टू द कृषि इन भारत। देखिए एक्चुअली आप डेटा देखिए, इसी से आपको पता चल जाएगा कि पूरा आर्टिकल क्या है। ये आर्टिकल डेटा दिखाया है नाबार्ड के द्वारा। इसने बताया कि 2016 से 22 तक जो है स्टेट वाइज कितना शिफ्ट हुआ है एग्रीकल्चर में। जम्मू एंड कश्मीर में लोग 77 से 73% लोग वापस शिफ्ट हो गए, झारखंड में 50 से, यहाँ महाराष्ट्र 36 से 59, तमिलनाडु में 13% से वापस 57। देखिए ह्यूज जो ट्रांजेक्शन है वो तमिलनाडु में देखने को मिला है। इसके अलावा गोवा है 3 से 18% वापस, वेस्ट बंगाल 35 से 49। दैट मीन्स ये लोग वापस स्पेसिफिकली रूरल हाउस होल्ड में शिफ्ट हो रहे हैं पोस्ट पैंडेमिक के बाद से। तो इसी के बारे में यहाँ पे पूरा बताया है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और ये बताई गई कि इसमें जो है पोल्ट्री जो है आपका, यानी जो पशुपालन जो है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है एग्रीकल्चर के फॉर्म में। अगर हम यहाँ पे ये डेटा देखोगे तो जहाँ 1993 में हमारे पास एग्रीकल्चर से रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था वो 64% था, और 2011 तक आते आते वो 48 यानी रिड्यूस हुआ। और अगर आप एक टाइम पीरियड देखोगे तो 2018 तक आते आते 42, ऐसा लग रहा था 40 अब नीचे कम ही होगा, लेकिन 2023 तक वापस ये 46 पे पहुंच गया, यानी पुराना डेटा के हिसाब से पहुंच गया। तो यहाँ पे लोग और बढ़ते ही जा रहे हैं वर्क फोर्स पे, ठीक है। तो यही पूरा इसमें डेटा बताया गया है। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर पे हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरेटिवली। जैसे यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट में 12%, कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे 12%, और जबकि एग्रीकल्चर में यहाँ पे 46%। आप सोचिए सबसे ज़्यादा। लेकिन दुख की बात है कि बहुत कम एम्प्लॉयमेंट देता है। दैट मीन्स रोज़गार जो भत्ता मिलता है ना वो बहुत कम होता है, बहुत ह्यूज नंबर में है, लेकिन रिटर्न बहुत कम मिलता है। और स्पेसिफिकली कौन कौन से स्टेट्स हैं जो एग्रीकल्चर मेन फोर्स एम्प्लॉयड है यहाँ पे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, हिमाचल, राजस्थान। उसके बाद गोवा, केरला, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। ये कम है, फिर भी बहुत कम है, ये स्टेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि कहीं हमारी जो इंडिया की 1.82 ट्रिलियन इकोनॉमी 2011 से 2.5 ट्रिलियन बढ़ी है 2016 तक, ऐसा तो नहीं है 2023 तक बढ़ते बढ़ते जो 3 ट्रिलियन बढ़ी है वो एग्रीकल्चर में शिफ्ट होने की वजह से हुई हो। और तो ये डिबेटेबल है, ठीक है, जो राइटर का कहना है। तो ओवरऑल ये आर्टिकल था। थैंक यू।